मुश्किल और तवील बहस है कि यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में जाँ बहक होने वाले अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए क्या इससे बेहतर रास्ते का इंतखाब कर सकते थे या नहीं। लेकिन इस बात पर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान बतौर रियासत जान से जाने वाले इन सैकड़ों नौजवानों और पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों नौजवानों को हमारी बेहिसी कहिए या फिर हमारी बेबसी के 400 के करीब पाकिस्तानी नौजवान, खवातीन और बच्चे यूनान के साहिल पर कश्ती उलटने के नतीजे में जाँ बहक हो गए। लेकिन क्या इस सानहे को, जिसमें 400 से जायद अफराद मारे गए, मुल्की मीडिया में वो कवरेज मिली जो मिलनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर वो हंगाम बरपा हुआ जो होना चाहिए था? रियासत उस तरह से बेदार हुई जैसे बेदार होने का हक था? बदकिस्मती से हर सवाल का जवाब नहीं में है। इसी अवामी और हुकूमती बेएतनाई को खत्म करने और रियासत पाकिस्तान को झंझोड़ने की एक कोशिश की गरज से टीम सरेआम गुजरात पहुंची, जहां के अतराफ के देहातों और शहरों से जाँ बहक होने वालों की एक बड़ी तादाद ताल्लुक रखती थी। गुजरात के गांव गोले की से 8 जबकि नूर जमाल से ताल्लुक रखने वाले 12 नौजवान यूनान में कश्ती डूबने के नतीजे में जाँ बहक हुए। टीम सरेआम ने इन्हीं 2 देहातों में जाने और जाँ बहक हो जाने वालों के अहले खाना से मिलने का फैसला किया। सबसे पहले हम गोले की पहुंचे, जहां ऐसा लग रहा था कि हर घर में सफ़े मातम बिछी है। तो जनाब, हम इस वक्त गोले की में मौजूद हैं। यहाँ एक नौजवान मखदूम सादिक, उनके भाई, उनके चचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इस कश्ती हादसे का शिकार हुए हैं और हम सब दुआगो हैं कि परवरदिगार दो आलम उनके हवाले से अच्छी और नेक खबर इंशाअल्लाह उनके अहले खाना तक पहुँचाए। उनके चचा भी हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये ज़रा हमें बतलाइए कि क्या वो सादिक की अपनी ख्वाहिश थी जाना, या फैमिली के लोग चाहते थे कि वो जाए? ज़रा आपके इल्म में तो होंगे। उसका अपनी ख्वाहिश थी, अचानक गाड़ी थी उसकी, वो गाड़ी बेचकर पैसे बनाकर, ये 3 लड़कों का ग्रुप था, इन्होंने 3 ने, वैसे तो 6-7। अच्छा, तो ये मिसालें कामयाबी की पहले मौजूद है या कामयाबी की मिसालें मौजूद है। इस गांव के काफ़ी लोग जो है वो जा चुके हैं, गलत तरीके से कामयाब हुए हैं। आपके भाई हैं जी छोटे? जी। क्या एज क्या थी भाई की? भाई की 35-36 साल। तो यहाँ पे वो क्या काम करते हैं? गाड़ी रखी थी, वो बुकिंग पे, किराए पे चला रहा था। अच्छा, तो वही जिस तरह चचा कह रहे हैं कि वही मतलब आपसे मुशावरत नहीं, कोई दोस्तों में सलाह मशवरा करके। तो इस गांव के कितने लड़के हैं? 6 काफ़ी हैं। हाँ, इस गांव के 6 एक बचे हैं, 7 में से 1 बच गया। तो 6 इस गांव के, अल्लाह ताला बस वो। तो अभी क्या मुतालबा है आपका? कोई राब्ते में है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से? आप एसी साहब आए थे। हाँ जी। देखें, वो रिपोर्ट लेके अलका पटवारी की तरफ से ले गए हैं, आगे देखें क्या होता है। ये मुतालबा जी, यहाँ मतलब कि डेड बॉडी, यहाँ जानी अगर जिंदा है तो पता चले। जिस तरह भी अभी अल्लाह पाक का मतलब कि हुक्म है, वो तो मानना है अल्लाह पाक का हुक्म, जिसमें वो रजा है उसकी, वो तो बंदे को माननी पड़ती है। टोटल कितनी अमाउंट थी जो दी है उन्होंने? 24 लाख। 24 लाख रुपए दिए हर बच्चे ने? यहाँ 24 लाख रुपए। और 24 लाख में क्या रूट किया था, किस तरह से कुछ तय तौर पे था? राब्ते में थे आपसे? राब्ते में लीबिया तक। नहीं, यहाँ से कैसे लीबिया तक कैसे पहुँचे? दुबई, बाई एयर, लीबिया तक बाई एयर। सही। आगे फिर कश्ती पे? आगे फिर कश्ती पे। जिस तरह उन्होंने बताया कि इस गांव में तकरीबन 6 नौजवान इस कश्ती के हादसे का शिकार हुए। इस गांव में आकर अंदाज़ा होता है कि इस गांव को गांव कहा नहीं जा सकता। यानी बतौर मजमूई अगर देखें तो तमाम घर बड़े आलीशान हैं, बड़ा बेहतरीन पत्थर घरों पर इस्तेमाल किया गया है। बज़ाहिर दिखता है कि हर घर के ऊपर पैसा लगा हुआ नज़र आ रहा है। और यही वो लालच है, यही वो तरगीब है जो यहाँ के नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने पर राग़िब करती है। चूँकि ये वो तमाम लोग हैं जो कि माजी की मिसालें हैं, जो यूरोप जाकर सेटल हो चुके। बरसा भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे यहाँ के नुमाइंदे। तो बरसा, इन गाँव या देहातों को तो हम गाँव देहात कह ही नहीं सकते, जो आलीशान यहाँ मकानात हैं, बल्कि मोहल्लात की तरफ में हमने देखा कि बहुत सारे घर जो यहाँ खड़े हैं। ये अगर आप खारियाँ, नूर जमाल या उधर सरालमगीर के इलाके में जाए ना, तो इस तरह की डेवलपमेंट और खूबसूरत घर आपको कराची में भी नजर नहीं आए। जी हाँ। ये लालच इनको, ये चीजें इनको बाहर लेकर जा रही है। ये घर उन लोगों के हैं जो पहले से यूरोप में सेटल है, और इन्हीं को देख के फिर इनको तरगीब मिलती है कि हमें भी जाना अभी चाहिए। ये गोले की है। हाँ। हमारे गुजरात का एक छोटा सा इलाका है, और इसके घर का हर फर्द पूरे गांव का
वो बाहर है, बैरून मुल्क, किसी न किसी यानी किसी यूरोप में है, कोई सऊदी अरब में है बैरून मुल्क। अच्छा। और यहाँ पर देख लें कि इस तरह के बिल्डिंगें जो आपको है वो जो लाहौर के आलीशान पोश इलाकों में नजर नहीं आएंगी, जो इन देहातों में आपको नजर आती है। तो जनाब इसी गांव यानी गोले की में ही हम मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि यहीं के सिर्फ एक गांव के 6 नौजवान इस हादसे का शिकार हुए हैं। और यहाँ जिस घर में हम मौजूद हैं, यहाँ के 22 साल नौजवान हैं, उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामू भी हैं, बाकी रिश्तेदार भी। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी बेटे का? उसामा तारिक। उसामा तारिक। और आपने बताया कि 22 साल की? जी 22 साल की उम्र। तो अभी क्या कुछ खैर खबर है हुकूमत की तरफ से आपको अपनी जाती? हुकूमत की तरफ से ये है कि वो टेस्ट कह रहे हैं करवाएं जी DNA, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनकी अगर डेड बॉडी हुई तो वापस लाएंगे। और इसके अलावा जो जंट का तरीक़ेकार है वो तो सब उसने झूठ बोला है। उसने कहा अगर शिप बड़ा हुआ तो फिर बच्चे बैठेंगे, छोटा हुआ तो ना बैठे, और हम भी पैसों के हकदार नहीं है अगर शिप छोटा हुआ तो। शिप तो सब सारी दुनिया ने देखा है समुद्र के अंदर कि कैसे उसको लोड किया हुआ था और कैसे बच्चों को बंद किया हुआ था, और बच्चे प्यास की हालत में, और पता नहीं क्या उन पर गुजरी, ये तो वो जानते हैं या रब जानता है। तो ये सरासर जुल्म है और इंतहाई जुल्म है। मैं तो ये सोच के दहल जाता हूँ कि वो 6 अफराद जो बगैर पानी के प्यास की वजह से मर गए उसके पहले ही, हादसे से पहले ही, तो आप अंदाज़ा करें कि ये ज़ाहिर चाहते ही कुछ ऐसा ही थे, कुछ ऐसा ही मामला। तो ये बेटे की ख्वाहिश थी कि वो जाना चाहता था या घर वालों का सबका मशवरा था? उसकी कोई ज़िद नहीं थी। आज से 2 साल पहले उसने इरादा किया था, मैं रोकता था उसको कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो अभी जो हमारे गांव के 3-4 बच्चे जो पहुंचे हैं इसी गांव के, सही, तो मैंने सोचा चलो बच्चा पहले भी कहता रहता है तो चलो इसको भेज देते हैं। कितनी तकरीबन रकम है जो एजेंट को अदा की गई? वो 24 लाख। 24 लाख रुपये। जी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुतालबा जो आप समझते हैं कि? जी, मुतालबा तो हमारा सबसे पहले तो ये है कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो इन्होंने झूठ बोला है, फ्रॉड किया लोगों के साथ और ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ। और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमारी रकम वापस की जाए। पेमेंट आप पहले कर चुके थे? जी, पेमेंट हमारी हो चुकी है, बल्कि गांव के बाकी जो हैं वो 6-7 उनकी भी पेमेंट क्लियर पहले से एडवांस। इदारे एजेंट्स को पकड़ने के हवाले से कुछ आपको संजीदा नज़र आ रहे हैं? काम हो रहा है इस सिलसिले में? कोई मालूमात नहीं है उन्होंने? काम हो रहा है, देखें अब अल्लाह पे ही भरोसा। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। जितने लोग देख रहे हैं हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ करें। बस ये बताइए कि ये एजेंट्स ये क्या मखलूक है कि ये इतनी आसानी से लोगों को कायल कर लेते हैं अपनी बात पर? जिस तरह आपने भी फरमाया ना कि एक तरह से इन्होंने वो क्या कहते हैं कि वो सब्ज़ बाग दिखा देना या आईने में उतार लेना कि जनाब हम बेहतरीन तरीके से लेके जाएंगे, शिप भी बड़ा होगा और वहाँ भी इनकी देखें अभी ये तो चीज़ें सारी सामने नज़र आ गई हैं जी कि अभी शिप इधर से जुमे को रवाना हुआ है तकरीबन सुबह 5 बजे 9 तारीख को। तो ठीक 3 दिन के बाद इन्होंने शोर डाल दिया कि शिप रिसीव हो गया, हालांकि बिल्कुल शिप रिसीव नहीं हुआ था। ये सब इनका ड्रामा था, झूठ था। अच्छा, पहले खबर यहाँ पहुँचा दी कि शिप रिसीव हो गया वहाँ पे? जिस दिन यहाँ से रवाना हुआ है लीबिया से, उस दिन उन्होंने 3 दिन के बाद यानी जुमे को रवाना हुआ तो रतवार को इन एजेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई मुबारक हो आपके बच्चे रिसीव हो गए हैं। 2-3 दिन के बाद मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, फ़ोन आना। तो हम ये 2-3 दिन क्या 4-5-6 दिन के बाद भी रब्ता करते हैं, कोई रब्ता नहीं होता और खबर मिलती है, खबर भी मिल जाती है। और ये सब इनका आखिर तक इन्होंने जब ये हादसा हो गया इसके बाद भी कहते थे कि बच्चे थके हुए हैं, ताकि कहानियों पर कहानियों पर इन्होंने तो हादसे का माना तक नहीं था पहले। लेकिन ये ज़ाहिर जब हम किसी को 24-25 लाख रुपए देते हैं, फिर अपने बच्चे की ज़िंदगी भी एक तरफ से उसके हवाले करते हैं, तो कोई ना कोई राब्ता या कोई ना कोई ट्रस्ट तो या कोई ना कोई एतमाद का ज़रिया तो होता है, या कोई ताल्लुक़ होता है उससे, या कोई रेफरेंस होता है। तो ये जो एजेंट्स हैं इनसे किस तरह से ताल्लुक़ होता है, या ये किस तरह से? मैंने पहले बात बताई है कि 2-4 बच्चे जो पहले गाँव के गए हैं ना, उनको देख कर बच्चे ने कहा वही रेफरेंस बन जाते हैं। जी, ये बन जाती है। अब ये कि वो उनकी निशानदेही कर दी है आपने मुतल्लिक़ अदालत। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला अगेन वही बात कि आसानी का मामला फरमाए। अल्लाह करे कोई ऐसी खबर आ जाए जो मौजज़ा ही हो इंशाअल्लाह।
आप ज़रा अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए, अब्दुल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान से छोटे भाई हैं अब्दुल्ला, जो इस कश्ती हादसे की नज़र हुए हैं। कैसे हैं आप रहमान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई के वाले से क्या खबर है अभी तक? खबर यही है 11 तारीख को उसने मैसेज हमें किया एजेंट ने। हाँ। उसने कहा मुबारक हो, रिसीव हो गए हैं। तो यानी 9 को कश्ती 8 या 9 को चली है। हाँ। और उन्होंने 11 को आपको मैसेज कर दिया कि वो रिसीव भी हो गई है। रिसीव भी हो गई है। अच्छा। हमने फिर इधर मुबारक दी सबको, चाचू लोगों को, मामू को, सबको बहुत खुश हुए रिसीव हो गई है। उसके बाद फिर एक दिन गुजरा, दूसरे दिन हमें पता लगा एक कश्ती डूब गई है। अच्छा। हमने उसे फ़ोन किया, एक कश्ती डूब गई है, उसमें तो नहीं है हमारा भाई। उसने बोला नहीं, वो कश्ती और थी, वो परसों निकली है। आपके बच्चे जो है रिसीव हो गए हैं। इधर हमारे मोहल्ले के 5 लड़के हैं। तो हमने फिर और सारे अब्दुल्ला की उम्र के तकरीबन नहीं, अच्छा, दो शादीशुदा। अच्छा, दो शादीशुदा। तो जो 3 हैं वो भी इससे बड़े ही हैं। अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 18 साल थी। 18 साल, आपसे छोटा है? जी छोटा मुझसे। तो ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी जानने की, या आप घर वाले चाहते थे, या उसकी अपनी ख्वाहिश? अपनी ख्वाहिश थी जी। और कितने पैसे दिए एजेंटों को? 24 लाख। 24 लाख। और भाई की अभी तक कोई खैर खबर नहीं है? नहीं, अभी तक। अभी घर में क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? उम्मीद है बाकी के मिल जाएगा, या उम्मीद खत्म हो गई है? नहीं भाई, अभी कोई उम्मीद अब ख़त्म हो गई। हमने उसका गायबाना जनाजा भी अदा कर दिया। तो उम्मीद इसलिए ख़त्म हुई है क्योंकि हमारे गांव का एक लड़का कैसर है, तो उसने वीडियो उसकी वायरल हुई, आपने भी देखी होगी। उसने बताया, जब उसने खुद वीडियो बनवाई और कहा कि हमारे गांव गोले की के सारे लड़के उस शिप में मौजूद थे जो शिप डूबी है। तो इस गांव के तकरीबन 6 लड़के थे? 8। अच्छा। एक हमारे गांव का भांजा था और दूसरे हमारे अपने लड़के थे। तो सब जो है ना वो, यानी उसने तस्दीक कर दी कि उसी शिप में थे और उस शिप के अंदर। हाँ, उस पहले हम मुतमईन थे। हमने कहा एजेंट जो कह रहा है शायद इसमें ना हो, रिसीव हो। हाँ, यही हमें था। लेकिन जब उसने कैसर ने अब्बू से बात की, फ़ोन पे बात की। फिर मेरे जो है ना ननवाल गांव में एक लड़का, उधर भी एक लड़का बचा है, महताब अली जिसका नाम है, उससे भी हमारी बात हुई। तो रहमान, आप तो ज़्यादा अच्छा बता सकोगे ना कि आप नौजवान हो और अब्दुल्ला भी नौजवान था। ये नौजवान ही ज़्यादा जाना भी चाहते हैं यूरोप, सेटल भी। तो क्या आपका अपना भी कभी दिल चाहा कि मैं भी जाऊँ? ये नौजवान आपस में क्या डिस्कशंस करते हैं, क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान को छोड़ के? आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या उनको अपना मुस्तकबिल ऐसा क्या नज़र आता है कि जो अपनी जान पे खेलने में भी तैयार हो जाते हैं? मुस्तकबिल भाई उधर इसलिए नज़र आता है, इधर आप देख रहे हैं कितनी महंगाई हो गई है, सब कुछ। हमारा वैसे इधर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, डेयरी फार्म है अपना, 3 मुलाजम रखे हुए हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह सेटअप है। लेकिन फिर भी उसने जिद की मैंने उधर जाना, क्योंकि हमारे जो साथ इससे पहले शिप पहुँचे हैं ना उधर, इटली लड़के पहुँचे हैं हमारे, वो भी तकरीबन 10 से 12 लोग थे। वो इसके दोस्त थे, वो उनके पास ही बैठा करता था, शाम को गप शप लगाता था। तो उन्होंने कहा था, एक ने कहा कभी भी ना आना इस रास्ते में। अच्छा। दूसरे ने कहा आ जाओ, कोई मसला नहीं। फिर वो उनके साथ चला गया, सब उसके दोस्त थे। फिर जो बाद में गए वो भी इसके दोस्त थे, उनके साथ रात को मशवरा करता था, इकट्ठे बैठते थे किसी दुकान पे या किसी डेरे पे बैठ के, तो मशवरे करते थे। तो फिर वो चले गए अचानक। एक दिन उससे पासपोर्ट वगैरह सेंड किए, तो दूसरे दिन उसने बोला कि कल आपकी टिकट है। अच्छा, ये एजेंट नाम का जो माफिया है, ये क्या ये आम तौर पे यहाँ फिर रहे होते हैं कि हर बंदे से राब्ते में? हाँ। उनको सब्ज़ बाग भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी पता है कि इन्होंने पहले भी बंदे भिजवाए हैं और खैर से पहुँच गए हैं, तभी एक तरह से मार्केटिंग हो रही होती है ना। हाँ, कि जी पहले लेट से 10 बंदे पहुँचा दिए इन्होंने, और उसकी वजह से अगले 10 बंदे भी इनको मिल जाते हैं। ये क्या आम जानने वाले वाकिफ़कार होते हैं? आप भाई ये लोग जो हैं ये हम लोगों में से ही हैं। ये भी हमारे गांव से भी है। सही, हमारे गांव से भी हैं। ये साथ कासमाबाद गांव है, उससे था अरफान उसका नाम था। उसने मेरे पहले चाचू गए थे, वो अल्लाह का शुक्र है वो रिसीव हो गए, इटली पहुंच गए, अभी काम वगैरह पे लगे हुए हैं। फिर हमारे गांव के 10-12 लोग और थे, वो भी पहुंच गए। फिर एक जो ग्रुप और निकला, 10-12 लोग और थे, वो भी पहुंच गए। फिर अब ये चौथा या 5वां ग्रुप था जिसमें मेरा भाई अब्दुल्ला था। बस दुआ आपके लिए। अभी कोई ऐसी चीज़ है जो फैमिली के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे इस सिलसिले में, या कोई महकमा या कोई इदारा जिसमें हम आपकी आवाज़ बन सकते हो? कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई दुश्मन भी हो ना तो इस रास्ते से ना जाए।
जैसा कि मैंने कहा कि हर घर के बाहर एक कहानी है, हर गली में कहानी है और यहाँ के हर गांव में कहानी है। चूँकि एक गांव में तो यहाँ मास्टर रिजवान साहब मौजूद हैं और ये भी इसको डंकी कहते हैं जी, जो जी डंकी कहते हैं। तो आप भी ये होके आए हुए हैं? जी बिल्कुल। तो ज़रा हमें बताएं ना थोड़ी सी तफसील इसकी कि किस तरह से क्या गुजरती क्या है बच्चों के ऊपर या लोगों के ऊपर? ये बहुत जुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं। इधर से कहते हैं कि जी आपको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएगा, आपको रोटी खाना पीना हर चीज़ मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाते हैं, पाकिस्तान से जब आउट होते हैं तो बहुत ज़्यादती करते हैं। फिर अल्लाह के आसरे पे होता पानी भी नहीं देते, कोई रोटी भी नहीं देते और गाड़ी की जो डिक्की है ना उसमें बिठा देते हैं 10-10 12-12 घंटे। अल्लाह अकबर। तो अच्छा, आपका तो रूट अलग था ना, ये तो अभी वाले जो है ये लीबिया गया है और वो तो आपका क्या किस तरह से यहाँ से? हमारा इधर से तुर्की और तुर्की से जो था वो इटली का था। अच्छा, तो ये जो यानी एजेंट माफिया यहाँ बताता है कि जी बिल्कुल बेहतरीन बड़े जहाज होंगे, थोड़ी आसाइश होगी, सब झूठ होता है। तो आप पे सबसे मुश्किल वक्त क्या था इस सारी डंकी? कितने दिन तक आपने सफर किया? मैं इधर से तकरीबन माको 6-7 दिन में पहुंचा था। सही। और वापसी कोई 25-30 लाख दिन तक के थे। हर जेल में तकरीबन 4 से 5 दिन जो है ना। सबसे टफ टाइम क्या था आपका? टफ टाइम वही था जब मतलब गाड़ी डिक्की में डाल दिया और बस के नीचे जैसे टैंकी होती है तेल की, उसके ऊपर से नीचे उठा देना, ऊपर से मारना, सुबह मारने, ऊपर से बंद कर देना, पानी नहीं देना 24-24 घंटे, बाद में पानी देना। वो टफ टाइम था। और जेल में तो रोटी देते ही नहीं थे, खुबस दे देना या चावल दे देने, वो भी जो है ना वो प्लास्टिक वगैरह बने होते हैं और साथ में नमक, खाने के काबिल नहीं होता। तो जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे जाना चाहते हैं, अभी भी देखें इस वक्त मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इस रास्ते ना जाएं और कोशिश करें कि लीगल रास्ते जो है ना, या यहाँ पे अल्लाह ताला को ऐसा यहाँ पे कोई भी काम कर ले, छोटा जो उधर 25-25 लाख दे रहे हैं, इधर अपना कोई कारोबार कर ले। दाऊद साहब के घर इस वक्त हम मौजूद हैं। गोले की ही में ये तकरीबन 4-5वीं फैमिली है। बतौर मजमूई 8 बच्चे यहाँ के, 8 नौजवान यहाँ के इस कश्ती के हादसे में अपनी जान से गए हैं। लेकिन दाऊद साहब जिनके घर पे हम मौजूद हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं। अब ज़ाहिर है उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जिनके मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई। इस पर बात करेंगे। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं और भाई से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? जुल्करनैन है। तो ये दाऊद साहब का अपना फैसला था जी इटली जाने का या फैमिली की ख्वाहिश भी थी? उसका अपना ही फैसला था, हमने रोका बहुत है उसको। मैं कुवैत में होता हूँ, बाहर ही होता हूँ, तो मैं परसों ही आया हूँ। और अमाउंट जो पे की एजेंट को वो 24 लाख, वो तकरीबन सारों ने 24 लाख 24 लाख, 24 लाख रुपए भी दिए और जान से भी गए। और एक ऐसी मौत की जो इंतहाई कसम पुरसी की मौत है। कुछ मालूम हुआ कि आखिरी वक्त जो शिप पे था वो कैसा था? नहीं, अभी तो ये इत्तला तो सुन के वैसे दिल दहल जाता है कि यानी 6 अफराद सिर्फ प्यास की शिद्दत की वजह से उस शिप पे मारे गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अरे ये बेटी है जिनकी इनके तो अंदाज़ा भी नहीं किया, इनके आफियत का मामला फरमाए इनसे। चले जी, अल्लाह ताला बस इनके लिए तो आप ज़ाहिर है आप फ़िक्रमंद उनके लिए भी होंगे और इनके लिए भी फ़िक्रमंद होंगे बच्चों के। तो लास्ट टाइम वो अब्दुल्ला दोस्त था उसका, इकट्ठा ही था। लास्ट टाइम उसने ही मैसेज किया कि हम शिप में बैठ गए हैं, तो 450 वाला शिप था वो, तो आप दुआ करें, आधा घंटा हो गया शिप को चले हुए। तो ये आखिरी इत्तला थी उनकी। दोस्त से मेरी बात नहीं हुई, बस उसके दोस्त ने मैसेज दिया कि हम शिप से में बैठ गए हैं। अभी आपको क्या दिल क्या कहता है और खबर आपके पास क्या है दाऊद साहब के वाले? हमारे पास अभी वो जो फर्स्ट टाइम ही खबर आई है, जो एक गांव का लड़का बचा है, वही खबर है। हम और उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैरियत से हों, वो दुआ करें आप सब भी, अल्लाह को मौजज़ा दिखाए इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि अपने बच्चों के सर पे वापस आए। हमारी सबकी दुआ तो ज़ाहिर है यही होगी, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। लेकिन फिक्रमंदी तो ज़ाहिर है भाई है हमारा, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, फिक्र तो है ना उसकी। अल्लाह खैर इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक खैरियत से हो। सर जी, आप ज़ाहिर नौजवान बहुत सारे देख रहे हैं इस वक्त, और ये एक वाक़या
इससे लगता नहीं कि इसके बाद इस तरह के वाक़यात रुक जाएंगे? बच्चे अब भी जाना चाहते हैं बाहर, वो अब भी देख रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अच्छे से घर बना लिए हैं या जो वहाँ जाके सेटल हो गए हैं, उनको वो फॉलो करके कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, खैर है, एक ही वाक़या हुआ है ना, हर बार तो नहीं कश्ती डूबती। हाँ जी। उन बच्चों को क्या कहेंगे, किस तरह से समझाएंगे आप? हमारी तो ख्वाहिश है ये रास्ता ही बंद होना चाहिए, जिधर ये नए नौजवान ज़ाया हो रहे हैं जी। अब हमारे गांव में देख लो कितने आदमी चले गए, बच्चे एक गली में 4-4 लोग हैं जी। इधर तो मातम बिछा हुआ है, बहुत सदमा है। और फिर इस तरह के बच्चे जो हैं इनका, मैं तो ये सोच रहा था कि इनके मुस्तकबिल के लिए जी हाँ, इनके लिए गए, दोस्त जिद करके गया है तो बहुत मुश्किल में है। अल्लाह आसानी का मामला करेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? अरे माशाल्लाह, स्कूल जाते हो आप? और आपका क्या नाम है? और आप स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? वाह भी वाह, क्या बात, माशाल्लाह। भाई हमारे साथ शादीवाल से यहाँ से आए, तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शादीवाल 5-6 किलोमीटर। तो क्या भाई का क्या नाम आपके? मेरे भाई का नाम मोहम्मद अकरम। और कैसे तय हुआ, किसने खुद जाना चाहते थे, फैमिली की ख्वाहिश थी, पैसे किस तरह से अरेंज हुए? सर घर दे हालात बहुत खराब ने साडे घर दी छत भी नहीं। मेरा भाई किराए दे मकान ते रहिंदा, ठीक है, असी अपना मकान वेच के ते अपने भाई नूं भेजिया कि चलो बेहतरी दी तरफ कोई हो जाता, लेकिन सर सानू नहीं सी पता कि साडे नाल ए मामलात बन जाने ने। ठीक है सर, मेरे भाई दे 3 बच्चे ने निक्के निक्के, सारे तो वड्डे बच्चे दी उम्र तकरीबन सर 6 साल है, उस तो छोटा एक बच्चा, सारे 2-2.5 साल दी बच्ची है, बुढ़ी साडी माँ में भाजी वाले साहब की डेथ हो गई है। अगे यही अपील है कि साडे बच्चे जिंदा सलामत वापस लिआंदे जान, जिस हाल च भी ने, तो साड़ियाँ पेमेंटां भी वापस दित्तियां जान, कि असीं अपने बच्चों का कोई उन्होंने दा सोच लीए। मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हौसला हिम्मत नहीं हारनी आपने, बहुत मेहरबानी। अब हम इस वक्त डिंगा के करीब नूर जमाल गांव में पहुंचे हैं और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस एक गांव में 12 बच्चे, 12 नौजवान इस सानहे का शिकार हुए। लेकिन इब्तिदा में ही हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है जो मुतअद्दिद मरतबा यूनान जाकर वापस आ चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों से। ज़रा इनसे भी पूछते हैं, बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दुश्वारियाँ होती हैं उन रास्तों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? खुरम साहब, आप होके आए हुए हैं, क्या कहते हैं कि डंकी लगा के आए हुए? जी जी, डंकी लगाई हुई। तो कहाँ तक होके आए हुए? मैं तोड़ यूनान तक होके आया। यूनान तक होके आए? अच्छा, तो किस रास्ते से गए थे, क्या हुआ था? ये बॉर्डर ही क्रॉस करा के खड़ते हैं जंट लोग हैं। अच्छा, गाड़ियों में बिठा के खड़ते हैं, गाड़ियों की डिग्गी में। अच्छा, तो रास्ते में खाना भी नहीं देते, और रास्ते में तुर्की जो माको पहाड़ी है ना, वहाँ पर डेड बॉडियाँ भी हमने देखी हुई अपनी आँखों से। और जो सक्के भाई होते हैं ना दोनों, वो भी जाए ना तो एक मर भी जाए ना तो डंकर ऐसा करते हैं उसको नीचे फेंक देते हैं पहाड़ी से, और दूसरे को चलते और दूसरे को रोता है, वो कहता है हमने मैं इसके साथ रहना है, मैंने डेड बॉडी वापस करनी है। और वो कहते हैं तुम चलो हमारे साथ, वो मर गया, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकते, उसको भी डंडों के साथ आगे लेके जाते हैं। आप ही के गाँव के 12 बच्चे जो वो गए हैं, तो आपको तो अंदाजा होगा कि कितनी तकलीफ और कितनी हमें तो पता है ये जो नए लोग हैं ना, तो इनको बताएं भी ना कि रास्ता इतना खतरनाक है, ये कहते हैं कोई मसला नहीं, हम जाके रहेंगे। इनके जो पहले भाई हैं, कज़न हैं, वो गए होते हैं इसी रास्ते से, तो जो वो मुसीबतें भूल गए होते हैं वहाँ जाके, बस वहाँ की फिर जो है ना उनको अगर जो तो पहुँच जाता है ना किसी अदर कंट्री में, वो तो भूल जाता है। जो वापस आता है ना, वो दोबारा नाम नहीं लेता उधर जाने का, क्योंकि डंकर लोग हैं, वो रास्ते में पकड़ भी लेते हैं, तो उधर के ही होते हैं, जंटों के साथ वो मिले होते हैं, वो पकड़ कर नाखून निकाल लेते हैं, सरिये गर्म कर लगाते हैं, फिर पीछे से डबल पेमेंट मंगाते हैं। मारूफ सियासी शख्सियत, उनसे ज़रा बात भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा जब आपने भी, हम एक आपस में बैठे थे, तो मियाँ साहब ये कहते हुए आप दीदा हो गए बाकायदा कि यार हमारा तो गाँव ही उजड़ गया है, तो आपके ख्याल में ये सिलसिला रुख कैसे सकता है? ये सिलसिला जो चल रहा है ना, ये शाह साहब, ये मुआशी नाइंसाफ़ी की वजह से चल रहा है। जी हाँ। तो रुक तो इसी वक्त सकता है कि जब हमारे लीडर ठीक होंगे ना, हमारे मुल्क की इज्जत होगी, तब ठीक होंगे। अब हम अगर लीगल तरीके से जाएं तो 3-3 साल तो एम्बेसी वाले लीगल पेपर आए टाइम ही नहीं देते,
उधर 3-3 लाख रुपया लेते हैं लोग टाइम लेकर देने का। अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे दूसरे मुल्कों के साथ कांटेक्ट करे, एम्बेसियों से रब्ता करे कि हमारे बच्चे हैं, अगर कोई उधर जुर्म करता है तो हम उसको इधर डबल सजा देंगे। गवर्नमेंट लेवल पे करे वो, हमें इलीगल मतलब लीगल तरीके से बच्चों को जाने की इजाजत, तो फिर ये रुकेगा काम। वैसे तो वरना तो ये बच्चे जब जाते हैं वहाँ खप तो जाते हैं ना, वहाँ की मार्केट के अंदर, वहाँ की इकोनॉमी के अंदर अपनी जगह भी बना लेते हैं, अपना काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं। जी अभी यूनान से काफी सारे लोग दूसरे यूरोप की तरफ चले गए हैं। यूनान में लोगों की कमी आ गया, वो अभी मंगवा रहे हैं, लेकिन इधर वो जो एजेंट हजरात हैं वो उनको फिर प्रॉपर तरीके, ये अनपढ़ लोग होते हैं, इनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हम आगे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो एजेंट उसके बीच में आ जाते हैं, वो फिर उसी को मुश्किल से मुश्किल बना देते हैं। ये गवर्नमेंट लेवल पे काम करने वाला है ताकि आसानी हो। हर एम्बेसी देखिए, हमारा इन लीडरों की वजह से हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी मतलब डाउन हो गई हमारी कौम की, कि वो जो कश्ती थी ना, वो सबसे नीचे जो डाले गए ना वो पाकिस्तानी थे, जो नीचे वाली मंजिल में डाले गए ना वो पाकिस्तानी थे। देखो उधर भी हमसे ऐसा सलूक हो रहा है, जो लोग ही डंकर हैं, जो एक मतलब है 2 नंबर काम है, जो माफिया है वो उन माफियाज की नजर में भी हम सबसे नीचे हैं। माफिया की नजर में हम सबसे नीचे हैं। अब क्या करें हम इस मुल्क में। इसलिए गवर्नमेंट को मैंने तो पहले रिक्वेस्ट भी बहुत की है कि जो पाकिस्तान से जाते हैं ये उधर गलत काम ना करें, जिधर पाकिस्तान का पासपोर्ट जाए उसकी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब दास्तान है। इस घर के 4 बेटे जो हैं वो ये इस सफ़र पर रवाना हुए थे। 2 जो कज़न्स हैं वो इस वक्त लिबिया में मौजूद हैं, और 2 कज़न्स जो हैं वो इस कश्ती के साने का शिकार हुए हैं। माजी का एक बेटा कश्ती में मौजूद था, एक बेटा अपने कज़न के साथ पीछे लिबिया में रह गया। इसी तरह से जो इनके देवर हैं उनका भी एक बेटा वो भी रवाना हुआ साथ यूनान के लिए, और एक बेटा जो है वो रह गया लीबिया में वापस। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या दुआ मांग रही हैं आप इस वक्त? की दुआ मांग रहे हो तुसी? मैं दुआ मांग रही कि अल्लाह पाक मेरे बेटे ਨੂੰ सेहत दवी ਤੇ ਮੇਰਾ बेटा ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਬਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਜਨੂਬੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਸ਼ਮਾਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੂਦ ਤੇ ਤਦੀਨਾ ਪੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਖੂਬੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਢੋਲਾ ਹੀ ਦੂ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ? 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਲਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ, अपनी कोई चीज नहीं। आजमाइश का टाइम है। जी जी, अपना कोई चीज नहीं। यानी जो रिहाइश की जगह थी वो भी बेच के 4 बच्चों के लिए, जो इन 2 माजी की के बेटे और 2 जो हैं वो इनके देवर के बेटे, तो ये 4 बच्चे आप सोच समझिए 1 करोड़ रुपया तकरीबन इन एजेंटों को अदा किया। और उसके बाद अब 2 बच्चे जो हैं वो लीबिया में फंसे हुए हैं और 2 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। माँ का दिल नहीं मानता, अल्लाह करे अल्लाह कोई मौजज़ा करे इंशाल्लाह। आखिरी अपने बेटे के नाल की गल हुई है? आखिरी मेरे बेटे ना 12 बजे गल हुई है कि अज असी इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत हुई ना ते अज सानू आंदे कि असी चढ़ा दांगे। आखिरी गल ये हुई है। मुड़ के जिस टाइम चढ़े आ उस टाइम बात नहीं की थी। 9 बजे चढ़े आ फिर बात नहीं उन्हें की थी कोई भी। मेरे आखिरी बात होगी थी 12 बजे। जनाब ज़ाहिर बयान से बाहर है इस एक ख़ानदान का दर्द। अगर आप महसूस करें कि एक ही ख़ानदान के 4 जवान बेटे और जिस तरह वो बता रहे हैं कि अपना सब कुछ बेच बाच के उन्होंने
ये एजेंटों को पेमेंट की थी। पर साहब ये हमारे गुजरात के नुमाइंदा खुसूसी इस सारे मामले पे नज़र भी रखे हुए हैं और इनकी बड़ी शफकत की इन्होंने इस सारे मामले में टीम सरेआम की रहनुमाई भी की। लेकिन इस तरह की कहानियाँ तो बड़ी दिल को हिला देने वाली हैं कि एक ही घर के 4 फर्द, और फिर अगर आप सोचें कि 1 करोड़ रुपए की पेमेंट अपना घर बार बेच कर की हुई है और बच्चे जो हैं वो इस तरह से हादसे का शिकार हो गए। देखिए कैसा ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो आपने देखा है कि मैं देख रहा था कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपकी आंखें भी नम थी। तो देखें कि किस तरह ये लोगों ये गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ही है। और इन्होंने वो अपनी छत, अपना मकान, अपनी हर चीज़ फरोख्त कर दी और उस जालिम एजेंटों को 1 करोड़ रुपए की करीब रकम दे दी। उसने इनको कैसे सब्ज बाग दिखाए, कैसे सुहाने ख्वाब दिखाए, और इनके 2 बच्चे लापता हैं, 2 अभी उसके रहमो करम पर एजेंट के पास हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये FIA हरकत में आई है, गुजरात में इनको भी दफ्तर बनाए हुए काफ़ी अरसा हो गया, एक एजेंट को ये सज़ा नहीं दिलवा सके। ये ऐसा एक अजीब वाक़या है। यानी अगर सज़ा हुई होती, मिसाल बनी हुई होती इबरत की, तो शायद इस तरह के वाक़यात ना होते। और जितने भी रेड बुक के, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ रेड बुक के जो जिनके ऊपर इंसानी स्मगलिंग के ज़्यादा मुकदमात होते हैं वो भी आज मौजूद है। यानी उन पर भी केस साबित नहीं हो सका, यानी किसी को भी सजा नहीं हुई अभी तक। एक रेड बुक के मुल्जिम किसी को भी नहीं सजा। साबिक डिप्टी डायरेक्टर थे हमारे शबीर बाजवा को, कल वो प्रोग्राम में थे, एयरवे के प्रोग्राम, उन्होंने कहा जी कि मुझे मेरा तबादला ही एजेंटों ने करवा दिया। इतने ताकतवर हैं यहाँ पे। इतने ताकतवर, मेरा तबादला मेरे एजेंटों ने करवा दिया। मेरा डायरेक्टर जनरल जो था DG FIA वो मुझे फोर्स कर रहा है कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दो। क्या FIA के पास इतने कमजोर कानून है? हैरान कुन बात है। हालांकि हम समझते हैं कि इंसानी स्मगलिंग का जो कानून है ये सख्त तरीन कानून है FIA के पास। इसकी जद में अगर कोई आ जाए तो बच नहीं सकता। नहीं, कोई नहीं। ये जो देख लीजिए, ये मेरे सहाफती तजर्बा कहता है कि जो एजेंट है ना, उनके लिए तो ये दूसरा घर है।